व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम कंप्लीट पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, तो इसको देखना बहुत उपयोगी है। ये जो क्लास 10 में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनके लिए, साथ ही जो BPSC सबका तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है ये चैप्टर। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अब प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरंग है। कैसा तरंग है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात इसके गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। हम जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो होता है तो उसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि का तरंग जो होगा सो मैकेनिकल वेव होगा। ध्वनि का तरंग उदाहरण है मैकेनिकल वेव्स का, यांत्रिक तरंग का, जबकि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके अलावा प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है जिसको हम दूसरे ऊर्जा के दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं में अपना खुद का प्रकाश होता है, कुछ वो अपने प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं तो उनको हम प्रदीप्त कहते हैं। और जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे कि वायु के अणु या धूल कण, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर चारों ओर विकिरित कर देती है। तो ये जो विकिरित करने की प्रक्रिया है, रेडिएट करने की प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हिंदी में इसके लिए शब्द है प्रकीर्णन। इसके अलावा प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जब पूछेगा कि प्रकाश की किरण क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रे ऑफ लाइट, तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है, तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है बीम। अब ये बीम 3 तरह के होते हैं। एक होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समानांतर किरणपुंज, तीसरा होता है अपसारी किरणपुंज। इसके बाद जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है वो पारदर्शी, जिससे प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार हो पाता है उसको हम पारभासी, और जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सके उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो किसी परावर्तक सतह से प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि परावर्तन का नियम कितने हैं। तो 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर R। आप देख सकते हैं दर्पण पर एक उसका जो एक आपतित किरण लीजिए, दूसरा परावर्तित किरण लीजिए, बीच में आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दीजिए। तो इस तरह से जो कोण बनेगा I बराबर R, I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, R बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसमें चर्चा है प्रतिबिंब का। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब भी 2 तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है।
अब इसको समझ लेने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्श्व परावर्तन। जब हम दर्पण के सामने में खड़े हो जाएं और अपने दाएं हाथ को उठाएं तो लगेगा कि हम बाएं हाथ को उठा रहे हैं, बाएं हाथ को उठाएं तो दायां हाथ लगेगा कि उठाए हैं। तो ये जो परिवर्तन प्रतिबिंब में होता है कि जबकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग दाहिना भाग बायां और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, इसी को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। अब इसके बाद दर्पण दो तरह के हो गए, एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण कांच के समतल कांच के टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है, जबकि गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अब गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो गोले की ओर होता है, भीतरी भाग, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, मतलब अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, जो रचित किया हुआ भाग होता है वो बाहरी भाग होता है, यानी कि परावर्तक सतह भीतरी होगा, और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहरी होगा। इसके अलावा इसमें हम जानते हैं दर्पण का ध्रुव क्या है, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो खोखले ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और प्रधान अक्ष क्या होता है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, P4 पोल। वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R4 रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये प्रधान अक्ष के लिए अंग्रेजी में शब्द है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। और किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। और ये फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण और फोकस दूरी में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ये संबंध यही होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और गणितीय रूप से हम कहें तो F बराबर R/2, F फॉर फोकल लेंथ, R4 रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि F को हम फोकस दूरी कहेंगे और R को वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद किरण आरेख की बनावट की चर्चा करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी, और फोकस के दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होंगी। वक्रता केंद्र के दिशा में जो ये आपतित किरण है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती हैं, और ध्रुव के दिशा में जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष से आई कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा जब वस्तु अवतल दर्पण में के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा और दर्पण के पीछे की ओर बनता है। अवतल दर्पण में अगर फोकस पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है और बहुत ही आवर्धित होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। जब वक्रता केंद्र पर होगा तब क्या होगा? तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही उसका साइज होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। अनंत पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए, टार्च वाहन या हेडलाइट के सर्च लाइट में, रोगी जो होता है
कोई पेशेंट है तो डॉक्टर लोग उसका उपयोग करते हैं नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टरी दर्पण के रूप में। फिर सोलर भट्ठी में भी यूज होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है स्कूटर, मोटर कार, बस, इसमें पीछे से आ रहे वाहन को देखने के लिए। इसके बाद इसमें चिन्ह परिपाटी है। दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव से ही हम सभी दूरी को मापते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को हम निर्देशांक x डैश अक्ष मानते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से ही मापते हैं। और इस तरह जैसे ओ ओरिजिन मूल बिंदु होता है तो P को यहाँ पर हम मूल बिंदु मान सकते हैं। तो आपतित प्रकाश के दिशा में और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक हो गई। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। उसके बाद हम देखेंगे कि मूल बिंदु से कि नीचे की ओर जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। अब यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि u क्या है तो वस्तु दूरी, v क्या है तो प्रतिबिंब दूरी, और f क्या है तो फोकस दूरी। इसके बाद आवर्धन की चर्चा करते हैं। आवर्धन क्या होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ये m बराबर -v/u। और उसके बाद ये माइनस चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर को कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहेंगे? तो पारदर्शी पदार्थ। अब परावर्तन का कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। इसके बाद किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, किस दर्पण के द्वारा हम किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, समतल दर्पण के द्वारा भी, अवतल दर्पण के द्वारा भी और उत्तल दर्पण के द्वारा भी। अब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में मिलता है? तो उत्तल दर्पण में। हम लगाते हैं ना वाहन के बगल में जो रहता है, पीछे से जो आ रहा है वाहन उसको देखने के लिए, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। अब किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। कहाँ पर स्थिति रहेगा वस्तु, कहाँ पर स्थित होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब किसी दर्पण, जो कोई भी दर्पण है, तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको पूछ देगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उनके सामने में लगा रहता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक और सीधा होगा। अब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमें जो बनता है वो कैसा होता है? तो हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब होता है। तब तो जो पीछे से आ रहे वाहन को हम, जो चालक है वो समझ लेता है कि कौन सा वाहन आ रहा है। अब कोई भी दर्पण में किसी भी दूरी पर, अब कोई ऐसा हम दर्पण लेते हैं जिसमें किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? समतल होगा या उत्तल होगा? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब प्रकाश कैसे चलती है? तो सरल रेखा पर। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा। अब कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
किसी दर्पण के में आपतन कोण हमेशा किसके कोण के बराबर होगा? तो परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब गोलीय दर्पण में ध्रुव से जो फोकस के बीच दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो फोकस दूरी बोलते हैं। अब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब दर्पण में वास्तविक और आभासी, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं? तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के कैसे निकलती है? तो समानांतर निकलती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? तो धनात्मक होती हैं। सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के कहाँ से मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान क्या बतलाता है? वो आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्ठी में इसीलिए ना अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो दर्पण होगा हमारा अवतल। अब मान लीजिए कि हमने देखा कि रिलेशन F बराबर R/2, तो कोई दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो 16 सेंटीमीटर। 32 में 2 से भाग दे देंगे। F बराबर R/2, तो 32/2 बराबर हो जाएगा 16। अब एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है किस दर्पण के द्वारा? तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्ट आंसर पर हमने चर्चा किया। अब हम देख सकते हैं कुछ ये क्वेश्चन सबको समझ जाने के बाद आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बीपीएससी सब का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो उससे मैं आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे एक समतल दर्पण है तो उसका आवर्धन +1 है, इसका क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु का आकार और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार समान है। और जो इसका धनात्मक चिन्ह बतलाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। इसके बाद पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें कटती हुई प्रतीत होती हैं। अगर वास्तविक में कटेगा तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, आप कटता हुआ प्रतीत होगा तो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। जब उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक कटान से तो बनता ही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर दर्पण के फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र से परे। अब उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो कोई भी दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। तो खोखले गोले के केंद्र को अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है? क्योंकि सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उस प्रकाश की किरणें को जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। इन किरणों के साथ आने वाले ऊष्मीय विकिरण को दर्पण के फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। तो इसीलिए हम सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समानांतर किरण होगा तो उतना शक्तिशाली नहीं होगा, और जब एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाएगा तो किरण पावरफुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं,
तो इसका उत्तर यही होगा कि जो आने वाली जो प्रकाश की समानांतर किरणें हैं उसको जो वो एक बिंदु पर कन्वर्ज कर देता है, अर्थात ऊष्मीय विकिरण को एक बिंदु पर वो कन्वर्ज कर देता है। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा।